हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट एंड गेन्स कैसे निकालेंगे। हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात किए पिछले क्लास में। हम 35 एडी के बिजनेस में क्लोज किए थे हमारा मैटर, है ना। लास्ट क्लास में जो आखिरी टॉपिक हम पढ़े थे 35 एडी का बिजनेस था। 14 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बिजनेस था जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड होता है। नॉर्मली तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड होता है, लेकिन ये 14 टाइप्स ऑफ बिजनेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शंस भी अलाउड होता है। ठीक है, चलो वो तो सिलसिला खत्म हुआ। हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में बात की थी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले जो कॉस्ट लगता है। बिजनेस शुरू होने के बाद जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो तो डिडक्शन मिल जाएगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ उससे पहले अगर कोई खर्चा लगा है, छोटा मोटा लगता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, कुछ छोटा मोटा ऐसे बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वो जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस का क्या करें। वो एक्सपेंस होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है कि बिजनेस शुरू होने से पहले का खर्चा। तो बिजनेस शुरू होने से पहले जो खर्च हुआ है उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन करेंगे, और उसके लिए स्पेशली सेक्शन नंबर 35D बनाया गया है। रूल नंबर 6 AB के अंदर उसका ट्रीटमेंट लिखा है कि उसको क्या करेंगे। नॉर्मली जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है वो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है। मान लो तुम्हारा अगर 1 लाख का टोटल कॉस्ट है तुम्हारे बिजनेस को सेटअप करने का, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5%, मतलब 5,000 रुपए तक हो सकता है। 5% तक ही अलाउड है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तुम्हारे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% होना चाहिए। इट शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और इन केस ऑफ कंपनी एसएससी एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% लेते हैं, लेकिन कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% हम ले सकते हैं। डिडक्शन कैसे मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा 1/5 एवरी ईयर। मान लो मैं 10,000 रुपए मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लगा है, तो मैं इसे 5 साल तक 1 2 3 4 5 2 2 हजार करके डिडक्शन लेता रहूंगा। 5 ईयर्स तक मैं इसको क्लेम करूंगा 1/5 हर साल। तो 2 2 हजार करके 5 साल तक मैं इसे क्लेम करूंगा। 5 साल तक मैं इसका डिडक्शन लूंगा 2 2 हजार करके 1/5 एवरी ईयर। ठीक है। द एक्सपेंडिचर सेल बी डिवाइडेड इनटू 5 इंस्टॉलमेंट एंड द एसएससी सेल बी अलाउड डिडक्शन ऑफ द अमाउंट इक्वल टू 1 इंस्टॉलमेंट, दैट इज 1/5 ऑफ ईच ऑफ द 5 सक्सेसिव ईयर्स। 5 साल तक, अगर मान लो 2022-23 में बिजनेस शुरू हुआ तो इसके बाद 5 साल तक मुझे ये 2 2 हजार करके डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का क्या करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड व्हाट इज इट्स ट्रीटमेंट। तो क्या लिखोगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है सर, बिजनेस शुरू करने के पहले का खर्चा होता है। ये मैक्सिमम 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ कंपनी हो सकता है। इसका डिडक्शन 1/5 करके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हम उसको क्लेम करते हैं। क्लियर है, ठीक है। ये है पूरा फाइनल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, एक्सपेंस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। कुछ प्रकार के एक्सपेंस है जो डिसअलाउ किए गए हैं, मतलब ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसमें इस एक्सपेंस का हम प्रॉफिट से माइनस होने नहीं देंगे। क्या है वो एक्सपेंस, आओ देखते हैं। एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कमीशन और ब्रोकरेज। अगर तुम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, रॉयल्टी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, ब्रोकरेज पे कर रहे हो, फी फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस, कोई प्रकार का फी पे कर रहे हो प्रोफेशनल या टेक्निकल, पेबल आउटसाइड इंडिया, देखो ये सब अलाउड नॉर्मली होता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये अलाउ नहीं होगा। कौन सा है, अगर ये एक्सपेंस तुम किसी बाहर वाले को दे रहे हो आउटसाइड इंडिया, टू अ नॉन रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट को दे रहे हो या आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो, तो उसमें भी अगर तुम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो टीडीएस कटना चाहिए था, टीडीएस, व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस क्या होता है देखो बता रहा हूं। ए बी, बी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए है एक बिजनेसमैन। एक कंपनी है, एक बिजनेसमैन है ए, बी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। बी मिस्टर ए का ऑडिट करता है और साल में 5 लाख रुपए का फीस ले लेता है।
5 लाख रुपए फीस चार्ज करता है किससे? मिस्टर ए से। ए हर साल उसे 5 लाख रुपए देता है। तो गवर्नमेंट क्या किया, ये जो 5 लाख रुपए है, इसको गवर्नमेंट ट्रैक कैसे करेगा? मिस्टर बी इस 5 लाख, ये मिस्टर बी का इनकम है। मिस्टर बी इस 5 लाख को इनकम में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, 5 लाख को 50,000 कर दे रहा है, ये पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट इसको ट्रैक कैसे करेगा? तो गवर्नमेंट क्या किया, यहां पर टीडीएस का प्रोविजन ले। टीडीएस, टीडीएस क्या होता है? जब मिस्टर ए मिस्टर बी को पेमेंट करेगा 5 लाख रुपए का, उसमें से वो 10% मतलब 50,000 रुपए काट लेगा। देगा कितना? 4,50,000 रुपए पे करेगा किसको? बी को। बैलेंस 50,000 जो काटा था, इस 50,000 को मिस्टर ए किसे डिपॉजिट कर देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 50,000 दे देगा। किसके नाम से डिपॉजिट करेगा? बी के नाम से डिपॉजिट कर देगा। समझ रहे हो? मतलब बी को इसके ऊपर टैक्स देना था, लेकिन गवर्नमेंट को डर है ये बाद में देगा नहीं देगा, भाग जाएगा, इनकम शो करेगा नहीं करेगा, अगर कम करेगा तो हम पकड़ेंगे कैसे इसको। तो क्या किया, मिस्टर ए को बोल दिया पहले ही, एक रूल बना दिया, कोई भी किसी को अगर पेमेंट करेगा, चाहे वो इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो, कमीशन हो, ब्रोकरेज हो, फी फॉर टेक्निकल सर्विस हो, या और भी बहुत प्रकार का पेमेंट होता है, तो उसी टाइम उसमें से टीडीएस काट लेना है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब तुम इनकम पे कर रहे हो उसी टाइम टैक्स का पैसा काट कर डिपॉजिट कर दो। बात समझ में आया? तो इसमें से 10% काट कर टीडीएस किसे डिपॉजिट कर दिया गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कर दिया गया। तो मिस्टर बी बोला ये तो मेरा लॉस हो गया 50,000 का। तो हम इसको समझाए ये तेरा लॉस नहीं है, तेरे बिहाफ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैसा डिपॉजिट है, तेरे को फ्यूचर में टैक्स देना ही था, तो ये 50,000 हम डिपॉजिट कर दिए हैं। जब फ्यूचर में तुझे टैक्स देना होगा, मान ले तेरा टैक्स अगर 60,000 रुपए आ रहा है, तो उसमें से 50,000 माइनस हो जाएगा, जो ऑलरेडी तुम्हारे बिहाफ पर हम पे कर दिए, बैलेंस 10,000 तू पे करेगा। तो बेसिकली ना किसी का लॉस हो रहा है ना किसी का फायदा हो रहा है, बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एश्योरिटी हो गया कि उसे उसके टैक्स पर उसे उसका टैक्स मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि अब बी को देना नहीं है, ए पहले ही डिपॉजिट कर देगा। अगर ए डिपॉजिट नहीं किया तो ए फंसेगा, ए को जेल होगा, ए को फाइन पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो ए बोल रहा है कि मेरा तो पैसा लग ही नहीं रहा है, बी का कट रहा है, जबरदस्ती मैं क्यों जाऊं, बेकार में लफड़े में क्यों पड़ूं, इससे अच्छा काट ही लेता हूं ना। ये नहीं काटेगा क्या? तुम बताओ, इसका कुछ अगर ये 50,000 इसको नहीं देता तो बी को देता, बी को पूरा इसके हाथ से तो 5 ही लाख जाना था दोनों केस में, तो इसका तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो क्या मिस्टर बी अब सॉरी मिस्टर ए अब पैसा काटेगा या नहीं काटेगा? मजबूरी में काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि अगर नहीं काटेगा तो उसके हाथ से 5 लाख पूरा बी को जाएगा, प्लस नहीं काटा बोल के ए के ऊपर फाइन पेनल्टी पड़ेगा, ए को एक्सपेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। तो ए बोल रहा है मैं उस लफड़े में क्यों पढ़ूं भाई, तुम्हारा पैसा तुम जानो, 50,000 मैं तो काट दूंगा, रूल बोलता है काटो, तो मैं काट कर डिपार्टमेंट को दे दिया। तो ए अब 50,000 काट कर डिपार्टमेंट को अपना टैक्स पहले ही मिल गया, इसलिए टीडीएस का प्रोविजन आया। तो अगर हम किसी आउटसाइडर को पे कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, और उस पर टीडीएस कटना चाहिए लेकिन टीडीएस नहीं काटा गया, टीडीएस काटना था हमें लेकिन हम टीडीएस नहीं काटे, तो फिर एक्सपेंस क्या हो जाएगा? पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, हमको ये एक्सपेंस नहीं मिलेगा। सर अगर टीडीएस काटना था और काट लिए तो फिर पूरा अलाउड होगा, चाहे वो इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी, कमीशन, किसी आउटसाइडर को पे करें, नॉन रेसिडेंट को पे करें, अगर टीडीएस काटा गया है तो पूरा अलाउड होगा, लेकिन अगर टीडीएस नहीं काटा गया है तो वो अलाउड नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनी फर्म, फर्म जब अपने पार्टनर को पेमेंट करता है, फर्म अपने पार्टनर को नॉर्मली 2 चीज पेमेंट करता है, इंटरेस्ट एंड तुम्हारा प्रॉफिट। अच्छा, सैलरी भी देता है, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, 3 चीज। प्रॉफिट के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, प्रॉफिट पार्टनर के हाथ पर एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर दिया है, तो जब उसका शेयर इनको मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, इंटरेस्ट 12% ऑन कैपिटल अलाउड है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट पे कर रहा है तो अप टू 12% अलाउड होगा, 12% से ऊपर अलाउड नहीं होगा। ठीक है, सैलरी का अलग लिमिट दिया गया है। सैलरी का लिमिट क्या बोला? सैलरी का लिमिट कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया गया,
ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, 3 लाख के प्रॉफिट पर आइदर या फिर लॉस है तो 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। मान लो मेरा प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए, तो मैं कितना रुपए सैलरी दे सकता हूं, इसका 90%। कितना होगा, 2,70,000 रुपए में सैलरी पे कर सकता हूं सभी पार्टनर को मिलाकर। ठीक है, बैलेंस 30,000 के ऊपर ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, इस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मुझे मतलब पार्टनरशिप फर्म को, ये पार्टनरशिप फर्म का बात हो रहा है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे सकता है, लेकिन उसका एक लिमिट है कितना दे सकता है, क्योंकि पहले क्या होता था, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर 30% टैक्स है, तो जितना प्रॉफिट होता था ना, वो लोग जानबूझकर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सारा दे देते थे एज सैलरी, प्रॉफिट जीरो दिखाते थे। जीरो दिखा देते तो पार्टनरशिप फर्म को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और उधर फर्म पार्टनर क्या करता था, पार्टनर का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आता था तो वो बच जाता था, या बेसिक एग्जम्पशन में नहीं भी आ रहा है तो उसके ऊपर तो पहले 5%, फिर 10%, फिर 15, फिर 20 ऐसे एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप फर्म पर फ्लैट 30% है, तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते थे, जानबूझकर प्रॉफिट को कम करने के लिए ज्यादा सैलरी पे कर देते थे। तो इसलिए इस रूल को लाया गया और सैलरी के ऊपर एक लिमिट लगाया गया। क्या लिमिट है, अप टू फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट या लॉस 1.5 लाख रुपए मिनिमम, और 90,000 ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। और 33 लाख के बाद जितना प्रॉफिट होगा उस पर 60% का हम सैलरी दे सकते हैं। अभी मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, मान लो मेरा 10 लाख का इनकम हुआ, बताओ सैलरी कितना होगा। 10 लाख का इनकम हुआ ऑन फर्स्ट 3 लाख, मैक्सिमम कितना अलाउड है, एट द रेट ऑफ 90% इक्वल्स टू 2,70,000 अलाउड। अच्छा, बैलेंस 7 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 60% कितना होगा बताओ। 7 लाख का 60% मेरे हिसाब से 4,20,000 होना चाहिए, 4,20,000। तो टोटल सैलरी अलाउड कितना हो गया, ये 6,90,000। अच्छा, 10 लाख का प्रॉफिट था, इसमें से सैलरी माइनस कर देंगे कितना, 6,90,000, तो 3,10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस पर एट द रेट ऑफ 30% फॉर्म को टैक्स देना पड़ेगा, मतलब अप्रॉक्स 1 लाख रुपए का टैक्स आ जाए। ठीक है, अगर ये रूल नहीं होता तो फॉर्म क्या करता, 10 लाख के सैलरी को पार्टनर ए और बी में 5-5 लाख बांट देता, 5 लाख इसका, 5 लाख, तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाता, जीरो हो जाता, इसको टैक्स देना नहीं पड़ता। अब ए और बी के ऊपर टैक्सेबल है, ए का इनकम कितना हुआ, 5 लाख, व्हाट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 7 लाख, इसका भी टैक्स जीरो हो गया। बी का इनकम है 5 लाख, बेसिक एग्जम्पशन के हिसाब से इसका भी टैक्स जीरो हो गया। मतलब ना पार्टनर टैक्स पे किया ना फॉर्म पे किया, कोई पे नहीं किया, और 10 लाख का प्रॉफिट भी हुआ था। समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया डिपार्टमेंट के लिए कि टैक्स का पैसा आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हर कोई सैलरी दिखाकर एग्जम्पशन क्लेम कर ले रहा है। इसीलिए ये रूल को लाया गया। ठीक है, तो सैलरी में कितने का लिमिट है, अप टू 3,90,000, और 3 लाख के बाद हमारा 60%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रूल कितना है, 12%। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुछ और एक्सपेंसेस है जो अलाउड होंगे, जो डिसअलाउ होंगे, एक्सप्रेसली डिसअलाउड। अच्छा, अगर सैलरी ज्यादा दिया है तो डिसअलाउड, जितना लिमिट है उतना ही अलाउड होगा, बाकी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, देखो, ड्रॉइंग प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर पार्टनर, प्रोप्राइटर या पार्टनर का प्राइवेट या पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते। बच्चे का स्कूल फीस क्या बिजनेस का एक्सपेंस है ये, तो क्या बिजनेस में अलाउड होगा, नहीं होगा। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट सेक्शन 35 एडी का बिजनेस, जो कि 14 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बिजनेस है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होता है। द अमाउंट पेड एट चैरिटी और प्रेजेंट्स, किसी को गिफ्ट दिए, चैरिटी दिए, सब्सक्रिप्शन है तो अलाउड होगा, लेकिन अगर चैरिटी है तो अलाउड नहीं होगा। एनी प्रोविजन और रिजर्व एक्सेप्ट फॉर स्पेशल रिजर्व फॉर द अप्रूव्ड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कोई प्रकार का रिजर्व्स है तो अलाउड नहीं होगा। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एसएससी फॉर पर्पस ऑफ विच ऑफेंस, ऑफ विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, कोई ऑफेंस कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड है, will not be allowed to be debited as business expenditure out of any income. Any other expenditure which are incurred and not necessarily wholly or exclusively for the purpose of the business, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस का नहीं है, अलग किसी काम का है। एनी प्रोविजन फॉर बैड डेट, टैक्सेशन एक्सेट्रा,
डेप्रिसिएशन इन एक्सेस ऑफ एडमिसिबल, डेप्रिसिएशन का ऊपर भी लिमिट है, उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर्टेन एक्सपेंडिचर जिसको किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे डिसअलाउ किया गया है, डिसअलाउंस ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में डिसअलाउड है। जैसे पेमेंट टू रिलेटिव, कोई रिलेटिव को अगर तुम पेमेंट कर रहे हो और वो एक अनरीजनेबल या एक्सेसिव पेमेंट है तो वो डिसअलाउड होगा। मान लो मेरी वाइफ को मैं जानबूझकर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय हायर कर लिया, जब मैं उसे एज ए एम्प्लॉय हायर किया तो मुझे सैलरी देना पड़ेगा, हालांकि मेरी वाइफ कुछ काम करती नहीं है, वो बैठे रहती है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने फॉर्म में एज ए एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ जानबूझकर, ताकि मैं उसे सैलरी एक्सपेंस दिखा सकूं और मेरा प्रॉफिट को कम कर सकूं। वाइफ को सैलरी देकर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मैं उसको जानबूझकर 50 लाख का सैलरी दे रहा हूं। तो क्या ये अलाउड होगा? ये अलाउड नहीं होगा। पेमेंट टू एनी रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव को अगर अनरीजनेबल या एक्सेसिव पेमेंट हो रहा है तो वो अलाउड नहीं होगा। अच्छा, किसी को 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट कर रहे हो, नॉर्मली ब्लैक मनी को बचाने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है, फेक एक्सपेंस को क्लेम करते हैं लोग जानबूझकर। ईयर एंड में देखते हैं प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो अब क्या करें, एक्सपेंस दिखा दो, कैश में पेमेंट दिखा दो, इतना इतना रुपया कैश में एक्सपेंस किए। तो उसको रोकने के लिए, फेक चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट कैश एक्सपेंस पर 10,000 रुपए का लिमिट ले आया कि मैक्सिमम कोई भी एक्सपेंस जो 10,000 से बड़ा है उसको तुम कैश में पे नहीं कर सकते, उसको तुमको अकाउंट से ही पे करना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में 35,000 रुपये। ट्रांसपोर्टर्स का क्या होता है प्रॉब्लम कि उनको लॉन्ग जर्नी जाना पड़ता है, तो उस बीच में बहुत जगह कैश, इंडिया अभी इतना डिजिटलाइज नहीं हुआ है कि हर जगह ऑनलाइन का सुविधा हो, इसीलिए ट्रांसपोर्ट बिजनेस में सिर्फ 35,000 का लिमिट है, बाकी हर बिजनेस में 10,000 रुपीज का लिमिट है। अगर कोई एक्सपेंस मान लो 15,000 रुपए का है और तुम इसे कैश में पे कर दिए हो, तो क्या ये डिडक्शन में अलाउड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसको हटा दिया जाएगा। अगर कोई एक्सपेंस 9,000 का है और तुम इसे कैश में पेमेंट किए हो तो अलाउड होगा? यस, अलाउड होगा, क्योंकि अप टू 10,000 अलाउड है, 10,000 से ज्यादा होने से अलाउड नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आओ देखते हैं फटाफट से। मिस्टर ए, अ ट्रेडर मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एक्सपेंस। क्या क्या एडमिसिबल होगा, क्या एडमिसिबल नहीं होगा, वो बताना है तुम्हें। ठीक है, चलो बताओ। सबसे पहला, हम्म, मिस्टर ए परचेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम अ कल्टिवेटर एंड पे हिम 30,000। अच्छा, एग्रीकल्चर के केस में भी ना, एग्रीकल्चर के केस में जो फार्मर लोगों होते हैं उनके केस में कैश पेमेंट अलाउड होता है। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स लोगों को स्पेशल एडवांटेज देने के लिए ये चीज लाया गया है। ठीक है, कल्टिवेटर और फार्मर को अलाउड होता है। ठीक है, शैल बी अलाउड, ये अलाउ होता है, ये स्पेशल केस है। नेक्स्ट, on 1st June, Mr. A sends his goods to Bombay by rail and pays freight charges of 21,000 in cash. क्या होगा बताओ? फ्रेट चार्जेस रेलवे को पेमेंट हुआ, कोई भी गवर्नमेंट को पेमेंट हो रहा है या रेलवे को पेमेंट हो रहा है तो वो भी अलाउड होता है। अरे गवर्नमेंट को तो तुम कैश में दे ही सकते हो ना, उसको थोड़ी तुम बाद में फेक क्लेम कर लोगे। गवर्नमेंट का पेमेंट कैश में अलाउड होता है। टैक्स का पेमेंट हो गया। ऑन 5th July ही डिपॉजिटेड जीएसटी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैश इज 65,400। ये भी अलाउड होगा क्योंकि जीएसटी पेमेंट कर रहे हो कैश में, इनकम टैक्स पे कर रहे हो कैश में, कोई गवर्नमेंट का फी, फाइन, पेनल्टी गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो वो अलाउड होता है। अगर रेलवे को पे कर रहे हो तो वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अलाउड होता है। तो गवर्नमेंट बोलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अगर कैश में दे रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी और किसी को कैश में मत दे देना। ठीक है, चलो 3 नंबर हो गया, 4 नंबर में आते हैं। ऑन 5th July देयर वाज अ बैंक स्ट्राइक एंड ही पेज अ बिल ऑफ 28,000 इन कैश। क्या होगा बताओ? बैंक स्ट्राइक था, हम तो बैंक से पे करने वाले थे लेकिन बैंक का स्ट्राइक था तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये भी अलाउड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से ऑपरेट होता है चीजें। नेक्स्ट, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिजनेस पेमेंट ऑफ 50,000 ऑन 14th August, ही पेज द एज अंडर। 25,000 चेक से, 25,000 बैंक ड्राफ्ट से, बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है। ठीक है, बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है। देखो ये जो पेमेंट है ये तो बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट हुआ है, ये तो अलाउड होगा। बियरर चेक क्या होता है पता है? ये एक प्रकार का कैश ही है।
इसमें ना आदमी का नाम नहीं होता, किसको पेमेंट हुआ, इसमें बस ऊपर लिखा रहता है सेल्फ या कैश। तो इसका मतलब तुम बैंक में जब चेक ले जाकर दोगे तो तुम्हें कैश मिल जाएगा, ना तुम्हारा आइडेंटिटी है इसमें, ना किसे दिया गया है कोई प्रूफ है, इस वजह से ये अलाउड नहीं होता, नॉट अलाउड। हाँ, अगर अकाउंट पे ही चेक होगा, अकाउंट पे ही चेक में क्या होता है, अकाउंट पे ही चेक सामने वाले के बैंक अकाउंट पर जाएगा, पैसा उसे कैश नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट पर जाएगा, फिर वो अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकता है। तो इसमें रिकॉर्ड आ जाता है कि तुम किसको पेमेंट किए हो, सामने वाले का अकाउंट डिटेल पूरा आ जाता है और वो रिकॉर्ड में रह जाता है किसको पेमेंट हुआ, इसीलिए अकाउंट पे ही चेक अलाउड होता है, बियरर चेक अलाउड नहीं होता है। Mr. X, an employee, was on leave on 3 months and his outstanding salary of 60,000 for 3 months was paid in cash on 1st September. क्या करें, अलाउड होगा या नहीं, नहीं होगा, नॉट अलाउड। Mr. A purchased goods worth 40,000 from a firm owned by his son and the market value of all these goods was only 25,000. The full and final payment of 40,000 was made by a bearer check. ये तो किसी हालत में अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर ये अलाउड, ये तो किसी हालत में अलाउ नहीं हो सकता। यहाँ तो दो दो गलतियां हैं, क्या गलतियां हैं, 25,000 का सामान 40,000 में, रिलेटिव है, कहीं रिलेशन दिया था, सन 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 अपने बच्चे को बेच रहा है, रिलेटिव है, तो ये जो एक्सेस पेमेंट है 15,000 का, ये तो डिसअलाउड हो जाएगा रिलेटिव वाले सेक्शन में, रिलेटिव वाले सेक्शन में ये जो 15,000 एक्स्ट्रा है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, जो बैलेंस 25,000 जो जेन्युइन था वो भी डिसअलाउ होगा क्योंकि बियरर चेक से पे किया है, तो 15,000 रिलेटिव में और 25,000 कैश पेमेंट में, दोनों डिसअलाउड, अलग अलग जगह। 15,000 पहले वहां डिसअलाउ हो गया, 25,000 यहाँ डिसअलाउ हो गया, बात समझ में आया। अच्छा, 15,000 वहां डिसअलाउ नहीं होता तब पूरा 40 यहाँ डिसअलाउ हो जाता क्योंकि पूरा 40 बियरर चेक से पेमेंट हुआ, समझ रहे हो, तो बेसिकली ये पूरा अमाउंट ही डिसअलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट, Mr. X A purchased goods worth 11,000 and makes the payment through a cross check which was dishonored. Finally, account was settled by making cash payment of 11,000. बताओ क्या करें, 11,000 रुपए कैश में पेमेंट किया है, क्या ये अलाउड होगा, नहीं होगा, ये भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मिस्टर ए ओन्ड मिस्टर बी 80,000 एंड फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाज पेड ऑन 10 अक्टूबर एज अंडर। अलग अलग टाइम पर अलग अलग पे एक ही दिन में पेमेंट हुआ है। कैसे कैसे पेमेंट किया है, पहले 10,000 सुबह 10 बजे पेमेंट किया कैश में, नॉट अलाउड, 15,000 नॉट अलाउड, 25,000 नॉट अलाउड, क्यों, कैश पेमेंट है। लास्ट वाला 30,000 5 PM थ्रू अ क्रॉस चेक, ये अलाउड, क्रॉस चेक से जो पेमेंट हुआ है वो अलाउ होगा, बाकी अलाउड नहीं होगा। तो टोटल आउट ऑफ 80,000 और 30,000 अलाउड, बाकी तीनों नॉट अलाउड। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर देख लेना आराम से। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली कर लेना। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ सर्टेन पेमेंट ओनली इफ एक्चुअली पेड। कुछ चीजों का डिडक्शन तभी मिलता है जब वो एक्चुअल में पे किया, मतलब हम तो नॉर्मली अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, पेमेंट और एक्रूवल विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट और एक्रूवल विच एवर इज अर्लियर। मान लो मार्च का सैलरी एम्प्लॉइज को अप्रैल में दिया गया है, मार्च खत्म कब होता है, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 को सैलरी देना था लेकिन 2 अप्रैल को सैलरी पेमेंट हो। कौन से मंथ का सैलरी है, अप्रैल का, मार्च का सैलरी है, तो ये मार्च वाले महीने में अलाउ हो जाना चाहिए, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही अलाउ होना चाहिए। तो ये सैलरी के केस में तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है कि तुम आज नहीं पे करके 4 दिन बाद पे किए फिर भी पुराने ईयर में डिडक्शन ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपेंस ऐसा होता है जो कि सिर्फ पेमेंट करने पर ही अलाउड होता है, मतलब कैश बेसिस पर अलाउड हुआ है, अगर पे हुआ तो अलाउ होगा, नहीं हुआ है तो नहीं होगा। तुम अगर आउटस्टैंडिंग खड़े किए हो एम्प्लॉय के नाम से कि मैं उसको दूंगा अगले महीने, तो वो अलाउ नहीं होगा, वो जब दोगे तब अलाउ होगा। मतलब अगर अप्रैल में कोई कमीशन या बोनस था, तुम उसको मार्च का कमीशन बोनस था अप्रैल में दे रहे हो, तो वो अप्रैल में अलाउ होगा, मतलब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस है, सभी केसेस में नहीं होता, नॉर्मली तो जब का एक्सपेंस है तभी अलाउ होता है, चाहे तुम पे करो या ना करो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस है जहां पर पेमेंट बेसिस पर अलाउड होता है। एनी सम पेबल बाय द एसएससी बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी और व्हाटएवर नेम
अंडर एनी लॉ। अगर कोई टैक्स ड्यूटी वगैरह है तो अगर पे करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा, नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड। एम्प्लॉय के पीएफ और सुपर एनुएशन का फंड अगर पे करोगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोई बोनस या कमीशन है एम्प्लॉय को देना, नॉर्मल सैलरी अलाउड, चाहे पे करो या ना करो, लेकिन बोनस या कमीशन है तो नॉट अलाउड जब तक तुम पे नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरिंग, बोरिंग कोई इंटरेस्ट है कोई लोन या बोरिंग के ऊपर, वो इंटरेस्ट जब पे करोगे तभी मिलेगा। सेक्शन 43 बी प्रोविजंस द पोप पेमेंट शैल बी अलाउड इन फॉलोइंग मैनर। पहला, इफ ऑल दिस पेमेंट आर एक्चुअली पेड बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगर 31 मार्च से पहले पे हो जाता है तब तो पूरा अलाउ हो जाता है। इफ ऑल द अबव पेमेंट आर पेड आफ्टर 31 मार्च बट बिफोर प्रेस्क्राइब्ड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, it shall be allowed to be debited in the year to which this payment belong. If it is paid after prescribed date, the payment shall be allowed to be debited in the year in which payment is made. अगर डेट एक ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट हो जाता है तब तो अलाउड है, लेकिन प्रेस्क्राइब डेट के बाद अगर पेमेंट होता है तो जिस ईयर में पेमेंट हुआ है उसी ईयर में अलाउड होगा, ना कि जिस ईयर का एक्सपेंस है उसमें, ठीक है। इन केस पेमेंट आर मेड बाय चेक, the proof of their encashment must be submitted within 15 days from date of डेट और प्रेस्क्राइब डेट। अगर चेक से पेमेंट हुआ है तो प्रूफ होना चाहिए विद इन 15 डेज के अंदर। एक क्वेश्चन करेंगे आखिरी आज के लिए, ठीक है, आओ फटाफट। जीएसटी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23, 24, 20,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 10,000 वाज पेड ऑन 5/4/2024, 5,000 पेड ऑन 15/7/2024 एंड 5,000 ऑन 1/12। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31/7/2024। बताओ क्या करें, क्या पूरा अलाउ कर दें या पूरा डिसअलाउ कर दें? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग था 31/7/2024। इससे पहले अगर हो चुका है पेमेंट तो भी हम मान लेंगे कि हो गया। वैसे तो नॉर्मली 31 मार्च में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक भी अगर तुम कर देते हो तो भी हम उसको अलाउ कर देंगे। तो ड्यू डेट ऑफ, तो टोटल 20,000 में से देखो पहला 10,000 पेमेंट हुआ है ड्यू डेट से पहले, अलाउड। नेक्स्ट 5,000 ये भी ड्यू डेट से पहले अलाउड, लेकिन ये जो 5,000 है ये ड्यू डेट के बाद हुआ है तो ये अलाउड नहीं होगा करंट ईयर में। ये कब अलाउ होगा? ये नेक्स्ट ईयर में, मतलब 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन ये 2023-24 का था, अलाउ कब होगा? 2024-25 में, ना कि 23-24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बोनस ऑफ 1,40,000 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2024 वाज पेबल टू एम्प्लॉय इन दिसंबर 2000 बट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंस्टॉलमेंट ऑन 1/12/2023। देखो दिसंबर 2023 को देना था, पेमेंट किया गया 1/12/2023 को 50,000, 1/6/2024 को 50,000 एंड बैलेंस ऑफ 40,000 वॉज पेड ऑन 1/11/2024। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है? 31/7/2024। तो बताओ वही रूल, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले कौन कौन सा पेमेंट हुआ है? सर 50,000 पेमेंट हुआ है, ये अलाउ होगा। नेक्स्ट वाला 50,000 पेमेंट हुआ है, ये भी अलाउ होगा। बैलेंस जो 40,000 है ये आफ्टर ड्यू डेट फाइल हुआ है तो ये इस साल में अलाउड नहीं होगा, ये 24-25 में अलाउड होगा, ना कि 23-24 में। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, द प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी फॉर मार्च 2024 अमाउंटिंग टू 29,400 was paid to commissioner of provident fund by check on 15/4/2025 but check was encashed on 2/5/2024। ड्यू डेट है 15/4/2024। बताओ, चेक तुम दे चुके थे लेकिन एनकेश बाद का रूल होता है चेक एनकेशमेंट के केस में। ड्यू डेट के बाद अगर ड्यू डेट तक तुम चेक दे दिए हो और इसके 15 दिन में अगर एनकेश हो जाता है तब भी हम अलाउ कर देंगे। गवर्नमेंट कितना रिलैक्सेशन दे रहा है? 31 मार्च तक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ड्यू डेट से पहले कर दो। ड्यू डेट से पहले फाइनल पेमेंट नहीं हो पाया है लेकिन तुम चेक इशू कर दियो, कोई बात नहीं, ड्यू डेट के बाद भी अगर चेक इशू डेट से 15 दिन के अंदर अगर चेक क्लियर हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, तब भी हम अलाउ कर देंगे। तो इस केस में तो वो भी नहीं हो पाया, यहाँ से 15 दिन मतलब 34/2024, लेकिन क्लियर कब हुआ है चेक? 2/5/2024 को। तो ये पेमेंट इस साल में अलाउड नहीं होगा। ये कब अलाउ होगा? 2024-25 में जाकर अलाउ होगा, 23-24 में ये अलाउ नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा गया है, देख लेना आराम से। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो आज के क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। पेमेंट टू रिलेटिव्स कौन सा अलाउड होगा, डिसअलाउड होगा, कैश पेमेंट अलाउड होगा, डिसअलाउड होगा, ड्यू डेट के अंदर पेमेंट
जो कि सर्टेन पेमेंट जो कि सिर्फ कैश बेसिस पर अलाउड होता है, मतलब पेमेंट करोगे तो अलाउ होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।